फ्री का मायका। अरे सोना दी, आप ऐसे अचानक यहाँ अकेली ही आई है क्या? दामाजी नहीं आए? भाभी अब क्या बताऊँ आपको। हाँ, आपके दामाजी नहीं आए हैं और शायद अब कभी आएंगी भी नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप? कुछ हुआ है क्या? साफ साफ बताओ ना, आप अचानक ऐसे अकेली कैसे चली आई? और आने का प्रोग्राम था तो अपने भैया को ही बुला लेती। बड़ी भोली हो भाभी आप, अभी भी नहीं समझी। अरे आपके दामाद यानी कि मेरे पति ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब अचानक ही उन्होंने मुझे घर से बाहर खड़े कर दिया तो भैया को कैसे बुलाती? मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब होने वाला है। कहते हैं उन्हें मेरे जैसी लड़की की जरूरत नहीं है, मैं जाकर अपने मायके में रहूं। हाय दीदी, कैसे अशुभ बातें कर रही हो? जीजा जी आपको क्यों छोड़ने लगे? अरे ऐसे ही नाराजगी में बोल दिया होगा। आप उनकी बातों को ना मन से मत लगाओ। अच्छा ये बताओ, बात क्या हुई थी जो आप दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया? क्या बताऊं भाभी, कहते हैं तेरे भाई ने बाइक खरीद ली, तेरी माँ और बाबूजी सारी दौलत बस बेटे पर लुटा रहे। तू भी तो उनकी इकलौती बेटी है, तुझे तो आज तक एक साइकिल भी खरीद कर नहीं थी। उनकी बात सुनकर ना मुझे भी गुस्सा आ गया भाभी। मैंने कह दिया मेरे भैया इकलौते बेटे हैं मेरे माँ बाप के, बाइक तो क्या गाड़ी भी खरीद कर देंगे, आपको किस बात की जलन हो रही है? बस इतना कहना था कि वो तो लगे मेरे ऊपर चिल्लाने। बातों ही बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब तो मैं तभी उस घर में वापस जा सकती हूँ जब माँ बाबूजी मुझे भी कम से कम एक स्कूटी खरीद कर देंगे। बात तो सच में जीजा जी ने बहुत ही गलत कह दी, लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही कहूंगी दीदी कि पति पत्नी का झगड़ा ना तूफान की तरह होता है, जो जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गुजर भी जाता है। इसलिए आप ना थोड़ा धीरज रखो। खुद देखना, जैसे ही जीजा जी का गुस्सा ठंडा होगा तुरंत दौड़े चले आएंगे आपको लेने के लिए। अरे नहीं ना भाभी, आप नहीं जानती उस आदमी को। मुझे पता है मैं कैसे एक एक दिन बिता रही हूँ उस घर में। जब तक मैं स्कूटी लेकर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी ना, वो मुड़कर मेरी ओर देखेंगी भी नहीं। समझ में नहीं आता एक स्कूटी के लिए अपनी घर गृहस्थी खराब करके जीवन भर के लिए मायके में पड़ी रहूं या बेशर्म बनकर माँ बाबूजी के आगे गिड़गिड़ा कर पति की डिमांड पूरी करवा लूं। समस्या तो वाकई बहुत कठिन है दीदी, और कहते हैं ना किसी को सलाह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस सलाह पर अमल करना उतना ही कठिन। मुझे समझ में नहीं आता आपको क्या सलाह दूं। जिसका घर संसार बिखरता है तकलीफ तो उसी को समझ में आती है। मेरी क्या है, मैं तो कह दूंगी छोड़ दो जीजा जी को, लेकिन आपका तो सारा जीवन ही बेरंग हो जाएगा ना उनके बिना। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे आप चिंता मत करो, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक स्कूटी की तो बात है ना। और बात तो कहीं ना कहीं जीजा जी की भी ठीक ही है। इस प्रॉपर्टी में आपकी भी तो बराबरी की हिस्सेदारी है। मैं आपके भैया और माँ बाबूजी से बात करके जल्दी ही स्कूटी का इंतजाम करती हूँ। आप चिंता मत करो दीदी, आपका घर संसार मैं उजड़ने नहीं दूंगी। और दामाद को ना थोड़ा समझदारी से हैंडल करना पड़ता है, वरना रिश्तों को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। ननद की परेशानी को हल करने के लिए भाभी रिद्धि अपने पति और सास के पास जाती है। माँ जी, जीजा जी ने दीदी को धमकी दी है कि अगर वो स्कूटी लेकर नहीं जाएंगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भला? ऐसा कैसे छोड़ देंगे? अभी पुलिस में कंप्लेंट करके चक्की पिसवा दूंगी पूरे परिवार को। अरे ये तो सीधा सीधा दहेज मांगना हुआ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ जी, पुलिस में कंप्लेंट करके हम उनके पूरे परिवार को चक्की तो पिसवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दीदी का ही घर बिखर जाएगा ना। उनके बारे में तो सोचिए आप। और वैसे भी जीजा जी का कहना बस इतना ही है ना कि आपकी और बाबूजी की प्रॉपर्टी में सोना दीदी का भी हिस्सा है। ऐसे में अगर आप लोग उन्हें स्कूटी दिलवा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्कूटी से सोना दीदी का रिश्ता बच सकता है तो हमें स्कूटी दे देनी चाहिए। बाकी जैसा आप सही समझे। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बहू। अगर हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट की तो बात बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी, और कोर्ट कचहरी में जाने के बाद जग हसाई होती है। हाथ तो हमारा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर तू कहती है तो एक स्कूटी सोना को दिलवा ही देते हैं। माँ की स्कूटी दिलवाने के बाद सोना खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। कुछ दिन बाद ननद सोना अपने पति के साथ मायके आती है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी कि आप दामाद जी को साथ लेकर यहाँ आ गई हो। अब वो आ गए ना, इसी बहाने आमने सामने बात भी हो जाएगी।
बात? कैसी बात भाभी? अरे हम भी तो पूछे कि ऐसे कैसे उन्होंने आपको एक स्कूटी के लिए छोड़ने की धमकी दे डाली। अरे कोई लेन देन वाली बात थी तो उन्हें हमसे कहना चाहिए था ना। इस तरह से अचानक आपको मायके भेज दिया, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी आप ना आशीष जी का गुस्सा जानती नहीं है। अगर आपने अभी उन्हें यहाँ पर कुछ भी कह दिया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद मेरे मायके आना ही बंद हो जाए। उनके गुस्से का सामना मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उनसे कुछ भी मत कहना, बल्कि आप तो जितना हो सके उनका मान सम्मान कीजिए, ताकि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले और ससुराल में मैं आराम से रह सकूं। अरे जीजा जी, आप ये समोसे खाइए ना। ये देखिए, मैंने आपके लिए आपके फेवरेट ढोकले भी बनाए हैं, और कुछ खाने का मन हो ना तो वो भी बता दीजिएगा। अरे भाभी, इतना सब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे भाई, मैं तो आजकल डाइटिंग पर चल रहा हूँ, मेरा तो बस एक कप चाय से भी काम चल जाता। आपकी ननद को छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास, अब जो खिलाना हो उसे खिलाइएगा। चाय नाश्ता करने की कुछ ही देर बाद आशीष अपनी पत्नी सोना को उसके मायके में छोड़कर अपने घर लौट जाता है। आशीष के जाने की कुछ देर बाद, भाभी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं दीदी, कहो ना, क्या बात है। आपका ये डिनर सेट ना बहुत सुंदर है, मुझे आपका डिनर सेट बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि आपका ये डिनर सेट मैं लेकर जाऊं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बात मेरी पहुंच से बाहर की हो गई है। आशीष के सामने इस डिनर सेट में खाना लगाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो चाहते हैं कि ये डिनर सेट मैं अपने ससुराल ले जाऊं। अरे अभी कुछ देर पहले तक तो आशीष जी एकदम नॉर्मल लग रहे थे, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया? यही तो बात है ना भाभी, कि बाकी लोगों के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सारा गुस्सा सिर्फ मुझे ही दिखाते। अगर आप चाहती हो ना कि वो नॉर्मल बने रहे, तो प्लीज़ आप ये डिनर सेट मुझे दे दो। अरे सोना दीदी, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिनर सेट की तो बात है, ठीक है ना, आप ले जाओ। वैसे भी हमने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया ही की तो बात है, वो भी तो अपना ही घर है। मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है भाभी। आपने कितने मन से खरीदा होगा ना, और शायद बहुत महंगा भी लग रहा है। अरे ये सब अपने मन से निकाल दो, और कोई भी सामान आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। आप आराम से ले जाओ डिनर सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, जीजा जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले उन्हें स्कूटी चाहिए थी, हमने उनकी पहली डिमांड क्या पूरी कर दी, उन्होंने तो एक के बाद एक नई डिमांड करना शुरू कर दिया। क्या बात है बहू, फिर से कुछ बात हुई है क्या? हाँ माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो सोना दीदी मेरा डिनर सेट लेकर गई है, और आज फिर सुबह उनका फोन आया है। इस बार कहती है उनकी सास उनके ऊपर साड़ी और बच्चों के कपड़े लाने का दबाव बना रही है। अरे बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है। आने दे तू सोना को, एक बार मैं बात करके देखती हूँ। शाम के समय सोना अपने मायके आती है। भाभी आपका काम हो गया हो तो मार्केट चले, आप वहीं से मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए कपड़े दिलवा देना। मैं अपनी पसंद से ले लूंगी, तो बार बार वापस करने का झंझट भी नहीं रहेगा। अरे बेटा, ये अचानक तेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है, हैं? रोज नई नई डिमांड करने लगे, अब अचानक ये कपड़े क्यों मांगने लगी तेरी सास? माँ अब क्या बताऊँ आपको मेरे ससुराल वालों के बारे में। अगर उनकी डिमांड पूरी ना करो ना, तो मुझे ताने सुनाते हैं और जीना मुश्किल कर देते हैं। अब कल ही की बात ले लो, आशीष जी ने कहा कि छुट्टियों में बच्चों के साथ कहीं घूमने चलते हैं, तो फट से मेरी सासू माँ ने कह दिया, हाँ हाँ घूमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मेरा बेटा एक भी रुपया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कपड़ों पे खर्च नहीं करेगा। जो लाना है अपने मायके से लेकर आओ, वरना कहीं घूमने नहीं जाने दूंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करती माँ। इसीलिए मैंने भाभी को फ़ोन करके अपने और बच्चों के कपड़े लाने के लिए कह दिया। मेरा क्या है, मैं तो एक बार को कहीं घूमने ना भी जाऊं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, ये बात नहीं समझते वो। जब से छुट्टियां हुई है ना, तब से ही जिद पर अड़े हुए हैं कि कहीं घुमा कर लाओ। अरे ये तो बड़ी ही गलत बात है। अभी तक तो आशीष जी तुझ पर मायके से सामान लाने का दबाव बनाते थे, लेकिन अब तो उनकी माँ भी बेटे के नक्शे कदम पर चलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। अरे बेटा, तू इनका विरोध क्यों नहीं करती? अगर ऐसे ही सबसे दबती रहेगी ना, तो ये लोग तेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे। मैं क्या करूं माँ, मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं कब का वो घर छोड़कर यहाँ आ जाती,
लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आशीष और उनकी माँ के तेवर देखकर मुझे यही लगता है कि अगर मैंने उनका जरा भी विरोध किया ना तो वो लोग मुझे मायके ही छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बहू, तो इसको कपड़े दिला ला, बाकी की बातें बाद में करते हैं। सोना को कपड़े दिलाने के बाद माँ जी सोना दीदी को कपड़े दिला दिए हैं। वो मार्केट से ही अपने ससुराल के लिए निकल गई थी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन अब मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे 1-2 बार की बात नहीं है, इसके ससुराल वालों ने तो रवैया बना लिया है। हर 10 दिन में कुछ ना कुछ डिमांड कर देते हैं। ऐसे तो हम जीवन भर उनकी डिमांड ही पूरी करते रह जाएंगे। अरे बेटा, ये हवस की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। हम एक चीज देंगे, कल वो 2 और नई चीजों की डिमांड करने लगेंगे। इस बात का हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन माँ जी इस बात का सोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, आप ही बताइए। बेटा, अब इसका एक ही सोल्यूशन है। तू ऐसा कर, आशीष जी को फोन लगा और उनसे कह अकेले में मिलने के लिए घर आ जाए। इतने साल हो गए सोना की शादी को, आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, हमेशा मेरा सम्मान किया है। मेरा दिल कहता है मेरी बातों को वो अन्यथा नहीं लेंगे और मेरे समझाने से जरूर समझ जाएंगे। सास की बात सुनकर बहू रिद्धि दामाद आशीष को अकेले में अपने घर बुला लेती है। नमस्ते मम्मी जी, आपने मुझे अकेले में यहाँ बुलाया, क्या बात है? आपकी बेटी की शिकायत करनी है क्या मुझसे? अरे नहीं, दीदी तो इतनी अच्छी है, उनकी क्या शिकायत हो सकती है। बल्कि हमें आपसे कुछ शिकायतें हैं। आप इजाजत दे तो बताऊं? अरे मुझसे शिकायत है? भाभी कहिए ना, आप बड़ी है, आप हुक्म करिए। इजाजत मांगते हुए आप अच्छी नहीं लगती। आपकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपसे की थी आशीष जी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी फूल सी बिटिया को इतनी तकलीफ देंगे। अरे मम्मी जी, लेकिन मैंने आपकी बेटी को कौन सी तकलीफ दे दी, मुझे तो पता चले। अरे ठाठ से रह रही है आपकी बेटी अपने ससुराल में, रानियों की तरह राज कर रही है, कौन सी तकलीफ है उसे? बेशर्मी की भी हद होती है। कितनी नीचता से कह रहे हैं आप कि वो अपने ससुराल में राज कर रही है। अरे छोटी छोटी बातों पर आप और आपकी माता जी उसे ताने देते हैं, मायके से सामान लाने का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूटी ना लाने पर तो आपने उसे घर तक से निकाल दिया था। उसके बाद भी कितनी शान से मेरे सामने बैठकर झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मिनट, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। आपसे किसने कहा कि मैंने सोना को कहा था कि वो अपने मायके जाकर स्कूटी लेकर आए? उल्टा मैं तो उसे रोक रहा था। मम्मी जी, ढंग से स्कूटी चलाना नहीं जानती आपकी बेटी। मैं तो कभी नहीं चाहता कि वो स्कूटी ड्राइव करे, लेकिन वही जिद पर अड़ी थी कि मैं उसे स्कूटी दिलाऊं। जब मैंने दिलवाने से इनकार कर दिया तो कहने लगी, जाइए, अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो क्या मेरे पास स्कूटी नहीं आएगी? मैं जाकर अपने मायके वालों से ले लूंगी। उसने गुस्से में कहा तो मैंने भी कह दिया, हाँ देख लूंगा कौन तुम्हें 1 लाख की स्कूटी दिलवाने वाला है। लेकिन मुझे तो सचमुच आज तक इस बात का आश्चर्य है कि आप लोगों ने आपकी बेटी की गलत डिमांड को पूरा कर दिया। एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या वाकई में उसे स्कूटी की जरूरत है भी या नहीं। अगर कल को वो कोई एक्सीडेंट कर देगी या कोई नुकसान हो जाएगा तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? आशीष की बातें सुनने के बाद अब तो रिद्धि और उसकी सास का दिमाग चकराने लगा था। आपके कहने का मतलब क्या है? आपने दीदी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया था कि वो मायके जाकर स्कूटी मांगे, बल्कि उल्टा वो जबरदस्ती यहां से स्कूटी लेकर गई हैं। जी हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही समझा आपने। इतना ही नहीं, हर 10वें दिन नए नए सामान की डिमांड करती है वो। और अगर मैं बजट देखने के लिए उसे कहता हूँ तो मुझे मायके से सामान ले आने की धमकी देती है। और आप लोग कौन सा कम है? क्या जरूरत है हर 10वें दिन बेटी के ससुराल कुछ न कुछ सामान पहुंचाने की? अरे आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि अब आपकी बेटी की शादी हो गई है और ज्यादा या कम जितना भी उसके पास है अब उसे उसी में एडजस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। आप इसी तरह जीवन भर मायके से सामान भेजते रहेंगे तो वो तो कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो ही नहीं पाएगी। आशीष जी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। आप जो बता रहे हैं ना, पर हमें दीदी ने कुछ और ही कहानी सुनाई है आपके बारे में। अब जब सारी बातें खुल रही है तो हम भी आपको सारी बातें साफ साफ बता देते हैं। सोना दीदी ने हमें ये बताया और
आपकी मम्मी दीदी के ऊपर मायके से सामान लाने का दबाव बनाती है और हमारी बेटी को उसके ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, बस इसी डर से हम लोग जो भी सामान दीदी मांगती है वो आपके घर पहुंचाते रहते हैं। अरे हमें कौन सी खुशी मिलती है रोज रोज आपके घर इस तरह से कुछ न कुछ सामान पहुंचाने में। हम लोग भी किसी तरह खून की घूंट निकल रहे हैं बस। अभी 2 दिन पहले ही सोना यहाँ से अपने और बच्चों के कपड़े लेकर गई है। कह रही थी हम लोग कपड़े नहीं दिलवाएंगे तो आपकी मम्मी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने से मना कर दिया है। कहती है अपने मायके से लेकर आओ। अरे झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये बात। हम क्यों कहेंगे कि वो जाकर मायके से कपड़े लेकर आए? मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कपड़े दिलवाने या नहीं वो मैं देखूंगा। क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूं मम्मी जी? 3 दिन पहले आपकी बेटी ने जिद पकड़ ली कि उसे देहरादून घूमने जाना है। मैंने उसे कितना समझाया कि अभी मेरा बजट कहीं भी बाहर घूमने का नहीं है, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं हुई। तो मैंने इतना ही कहा, ठीक है किसी तरह टिकट के पैसे तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन घर में किसी के लिए भी नए कपड़े नहीं आ पाएंगे। जिसके पास जो है उसी से काम चला लेना। तो वो तुनक कर मायके भाग गई और यहां से बैग भर के कपड़े खरीद कर ले गई। आप ही बताइए क्या जरूरत थी आप लोगों को इतने सारे कपड़े खरीद कर उसे देने की? आशीष से बात करने के बाद उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। आज तक वो आशीष को गलत समझ रहे थे। दरअसल उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बल्कि सोना खुद अपने ससुराल वालों का नाम लेकर मायके से मुफ्त का सामान ऐंठ रही थी। आप लोग सोना को फोन करके बुलाइए और मेरे सामने बात करिए उससे। आशीष की बात सुनकर रिद्धि सोना को भी बुला लेती है और आशीष के सामने ही उससे सवाल जवाब करने लगती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ यहाँ से सामान लेने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन आप ही बताओ ना, क्या मेरा अब अपने मायके पर कोई अधिकार नहीं रहा? क्या मैं यहाँ से कोई सामान नहीं ले जा सकती? बिल्कुल ले जा सकती है बेटा, लेकिन तेरा तरीका गलत था। इस तरह पति और ससुराल की बुराई करना तो गलत बात है ना बेटा। रिद्धि की सारी पोल खुल चुकी थी। अब उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो सबसे माफी मांगकर आगे से ऐसी गलती ना करने की कसम खा लेती है।